क्वेश्चन अंडर राइटिंग का केस है। तो ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, हमने किसी कंपनी के 10 लाख शेयर सेल करवाने की गारंटी दी। तो अगर हम ये शेयर ना सेल करवा पाए तो हमें ये शेयर्स खुद बाय करने पड़ेंगे। दैट मीन्स मेरी बुक में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनने वाला है, ठीक है, जिसमें क्या कुछ नोट होगा। टू, किसी ने भी जो एक्सपेंस किया टू ए या टू बी, तो क्योंकि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हैं तो ए के एक्सपेंस ए के नाम के अंडर और बी के एक्सपेंस बी के नाम के अंडर नोट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में हमें 1,50,000 शेयर्स की कमीशन मिलेगी अगर हम ये शेयर सेल करवा देते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। 10 लाख शेयर बिकवाने हैं, अगर हमने बिकवाए तो 1,50,000 शेयर फ्री में मिलेंगे। और सेकंड पैराग्राफ, ये इन 10 लाख शेयर्स में से 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मार्केट से कम आई और ये सारा पैसा ए ने इंट्रोड्यूस किया। तो टू ए के नाम के अंडर शेयर्स परचेज्ड, कितना पैसा इन्वेस्ट किया ए ने? 30,000। 30,000। ए इंट्रोड्यूस कैश इन ज्वाइंट अकाउंट, मतलब यहाँ ज्वाइंट बैंक नहीं चल रहा, मतलब हमने सारी पेमेंट जो है वो ए ने कर दी। यहाँ तो होता ना पहले बैंक में डिपॉजिट करते फिर बैंक से पेमेंट करते, तो मैं टू ज्वाइंट बैंक लिखता। तो यहाँ बैंक का रोल नहीं है, समझ रहे हो ना आप? हाँ जी सर। अच्छा, फर्दर कहते हैं द अमाउंट, इस पैसे से इन्होंने शेयर्स बाय कर लिए, गारंटी क्योंकि पूरी हो गई थी, तो हमें 1,50,000 शेयर्स ये फ्री वाले मिल गए। बच्चे, क्या ये शेयर मिलने की कोई एंट्री करेंगे हम? आपसे पूछ रहा हूँ। नो तो सर। आंसर है नो, इसकी शेयर मिलने की कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, अब याद रखना कि ये 150 शेयर आपके पास ये आ चुके हैं जो फ्री में मिले हैं आपको, और 30,000 शेयर जो आपने बाय किए हैं। तो अब आपके पास 1,80,000 के शेयर्स हैं, जिन्हें या तो ए बेचेगा सेल ऑफ शेयर्स, या बी सेल करेगा। कोई तो सेल करेगा ना। 150 प्लस 30, 180 के शेयर्स हैं आपके पास। चेक करना जरा, को वेंचरर ने ये सारे शेयर्स 120 वाले शेयर ए ने सेल किए 110 में, तो ए के नाम के अंडर सेल ले लेते हैं 110 की। ठीक लिखा मैंने? और बी ने बाकी के हाँ सिक्सटी जी। थाउजेंड वाले शेयर सेल किए 55,000 में। हमें हमें ये सोचना है कि हमारा शेयर्स कितने में सेल हो रहा है, वही हमारी अर्निंग है। बेसिकली वो शेयर कितनी अमाउंट के थे, हमें उसके फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं हो। तो फाइनल इफेक्ट ये है कि सिर्फ 30,000 एक्सपेंस किया था और हमें 110 और 55 की अर्निंग्स रेवेन्यूज आ चुके हैं। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आप कहो, मैं वो प्रॉफिट, जो ए का प्रॉफिट है वो ए के नेम के अंडर, जो बी का प्रॉफिट है वो बी के नाम के अंडर नोट कर लेता हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर इसमें एक्सपेंसेस भी डालने हैं। एक्सपेंस देखना कितने हुए हैं, अगर कहीं नजर आ रहे हैं तो। नहीं सर, वो ना दूसरे पेज पे है, मैं आपको भेजती हूँ उसमें। पढ़ दो, ऐसे ही पढ़ दो, अगर यहाँ नहीं नजर आ रहा तो। आप रीडिंग ले लो बच्चे, क्या है, कितने एक्सपेंस किए हैं इन्होंने। Introduce cash into the business to meet the following expenses: rent 3,000, solicitor changes 5,000। ए ने किया है, टू ए के नाम पे लिख लेता हूँ, ये लीजिए। टू ए के नाम पे एक्सपेंस, रेंट 3,000 और 5,000, टोटल मिला के 8,000 था क्या? हाँ जी। B incurred the following expenses: stamp charges and registration fees 3,000, अच्छा, बी ने भी इंकर किया है। advertisement charges made। लीजिए बी के नाम के भी लिख लेते हैं हम एक्सपेंस। टू बी एक्सपेंस, सारे मिला के ही बता दो बी ने कितने एक्सपेंस किए हैं। 9,000 सर। बस ठीक है, फिर ये लो। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट ए का ए के नाम पे, बी का बी के नाम पे नोट करवा दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करो आपके सर मतलब सर टोटल। इसमें जॉइंट, बोलो बोलो। इसमें प्रॉफिट तो आ गया सर 1,18,000, मतलब इसमें कोई जॉइंट बैंक तो नहीं बनेगा? नहीं, ज्वाइंट बैंक नहीं बनेगा इसमें। ज्वाइंट बैंक ना बनने का रीजन है कि बैंक के थ्रू कोई डीलिंग ही नहीं की इन्होंने। 165 की टोटल अर्निंग्स है इनकी, 165 में से 47,000 माइनस करो, 165 माइनस 47,000, बाकी प्रॉफिट आ गया।
और बस उनके सेपरेट अकाउंट बनाने ना। हाँ, नीचे ए का अकाउंट बनेगा और बी का अकाउंट, दोनों का अकाउंट बनेगा। सेपरेट सेट है ना, इसमें ए का भी अकाउंट मेंटेन करना है हमें, बी का अकाउंट भी मेंटेन करना। ठीक है सर। ये बनाया जो है मैंने, ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है। एक बी एज अकाउंट और बीज अकाउंट और बनेंगे। एक्चुअली ना एक गारंटी है, मैंने किसी कंपनी के 10 लाख शेयर बिकवाने थे। बिकते तो वो पैसा कंपनी के पास आना था, मैं तो सिर्फ मिडल मैन। हाँ, अगर ये फॉर्मेलिटी मैं पूरी करवा दूंगा तो मुझे कमीशन मिल जाएगी, ना करवा पाया तो जो डिफरेंस है मुझे बाय करना पड़ेगा। वो 970 या 30 शेयर से मेरा तो कोई लेना देना नहीं, कंपनी को मिलने हैं पैसे तो। जैसे वो चीज हो गई ना, जैसे मैं तुम्हें कहूँ चलो हम दोनों मिलके कोई ज्वाइंट वेंचर में एग्रीमेंट करते हैं। हमने पलक के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। तो पलक का कोई पुराना एक्टिवा था, पलक कहती है कि सर आप ये मेरा एक्टिवा सेल करवा दो, हम आपको कमीशन देंगे 2000 रुपी। तो अगर हम एक्टिवा इसका सेल करवा देते हैं, पलक आउटसाइडर है, तो वो एक्टिवा के पैसे थोड़ी हमें मिलेंगे, वो तो पलक के हैं, पलक से हमारा कोई लिंक नहीं है। पलक के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम ये काम फिनिश करेंगे तो हमें हमारी कमीशन मिल जाएगी, वो कमीशन को हम अपनी अर्निंग ले लेंगे बस। अगर कमीशन कहीं शेयर्स फॉर्म में मिली है तो फिर अभी कमीशन कितने का बिकेगा वो शेयर, उतने को ही सीधा नोट करूंगा। थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। और बोलो डाउट। 14th क्वेश्चन भी अंडर राइटिंग का ही केस है। हमने किसी कंपनी के शेयर्स 1 लाख शेयर्स सेल करवाने का एग्रीमेंट किया है। तो अगर ये शेयर ना सेल करवा पाए तो हमें बाय करने पड़े, और बदले में हमें 5000 शेयर फ्री में अलग से मिलेंगे कमीशन में। दैट मीन्स जो शेयर हमें बाय करने पड़े प्लस ये 5000 शेयर, ये मिल मिला के बाद में हम मार्केट में सेल कर दें। अब इस पर्पस महेश और नरेश ने जो जो एक्सपेंस किए हैं तू उनके नाम के अंडर नोट करो। टू महेश जो महेश ने एक्सपेंस किए, टू नरेश जो नरेश ने एक्सपेंस किए। क्लियर क्लियर नजर आ रहा है मुझे तो। ओके सर। सर इसमें अभी बस यही पूछना था कि जो शेयर्स मतलब जितने हमारे शॉर्ट और बाकी किस एयर शॉर्ट पे से कोई शॉर्ट मतलब नहीं करनी है। होता। गारंटी पूरी करने का मीनिंग है कि ये 1 लाख शेयर मार्केट में सेल करवानी है। आप कहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन, क्या कहते हो जाएगा तो ठीक है, सिमिलर है वैसे क्वेश्चन। और कोई डाउट बोलो फिर। सर 19 बता दो। अनसोल्ड स्टॉक का पॉइंट है, me and you enter into joint venture contributing 45,000 each in joint bank account। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक तो हमें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, एक हमें को वेंचरर अकाउंट बनाना है, एक हमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये दो, मी एंड यू, ये दो को वेंचरर है। स्टार्टिंग में इन्होंने कैश कॉन्ट्री किया और बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो बाय ज्वाइंट बैंक 45,000 ईच, 45,000, 45,000 ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, टू मी, टू यू, 45,000, 45,000। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट वर्किंग क्लियर है। यस तो सर। ये तीन मेन अकाउंट है, को वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बिजनेस नया ही स्टार्ट किया है, 45-45 की कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट लॉस इक्वली डिवाइड करेंगे। 5% कमीशन, जो पार्टनर जितनी भी सेल करेगा उसका 5% कमीशन उसको मिलेगी। और गुड्स वर्थ 52,000 की परचेज की इन्होंने, तो ये परचेज का पैसा बैंक से ही पे किया होगा। 90,000 था ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक परचेजेस कितना, 52,000।
और ज्वाइंट वेंचर में बैंक में बाय ज्वाइंट वेंचर 52,000 बैंक में पेमेंट भी कर दी मैंने। सबसे पहले 52,000 की एंट्री में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। फिर इसका कुछ गुड्स मी ने सेल किया, मी के नाम पे सेल। और मैं मी के नाम पे लिखूंगा अगर सेल का पैसा मी ने अपने पास रखा है। बट अगर सेल का पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है इन्होंने, तो फिर मैं मी के नाम के अंदर नहीं, बाय ज्वाइंट बैंक में ही सेल लिखूंगा। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मी ने 35,000 की सेल की, एक्सपेंस किए, 25% गुड्स यू ने सेल कर दी। और अनसोल्ड स्टॉक जो थी वो दोनों को वेंचरर ने रेशो में बांट लिया। एंड बैलेंस ड्यू टू द वेंचरर वाज पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बच्चे अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो याद रखो, आप सारी सेल प्रोसीड को जब कुछ ना बोला हो तो वो पैसा बैंक में ही डिपॉजिट करना प्रेफर करो। तो मैं यहाँ बाय मी के नेम के अंदर ना लिख के बाय ज्वाइंट बैंक में सेल लिखने वाला हूँ। बात समझ रही हो कि नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो भी बात करो। मैं रिपीट करूं, अगर नो क्वेश्चन सर। में ज्वाइंट बैंक है तो एक स्टैंडर्ड रूल है कि बैंक में ही सारा पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे परचेज भी तो हमने बिना कहे बैंक में से की है, तो सेल का पैसा भी आपका बैंक में ही डिपॉजिट हो जाएगा। 35,000 की एक सेल है, 4,500 के एक्सपेंसेस हैं वो भी बैंक में से ही करेंगे हम, और 17,500 की एक सेल है वो भी बैंक में ही जाएगा पैसा। और अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, 50% और 25%, 75% गुड्स सेल हो चुकी है। तो फाइनली 25% गुड्स आपकी स्टॉक में बची। तो कल बताया था कुछ AS2 के बारे में, क्या बताया था बताना जरा, क्या बताया था? क्योंकि जब हम कॉस्ट स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्लस जो एक्सपेंसेस उसको खरीदने में आए थे वो साथ में इंक्लूड। हाँ, जो बाय करने के एक्सपेंस है उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमने सिर्फ वही एक्सपेंस लेने हैं। आप देखो ना, अगर आपने 45,000 की टोटल में गुड्स बाय की, उसका 25% स्टॉक में बचा है, तो आपका जो स्टॉक है वो कितना होना चाहिए बताना? 45,000 का 25%। 52,000। है जी। तो 52,000 में थी। परचेज 52,000 थी। अच्छा चलो, मेरे से गलत लिखा गया। 52, 52,000 का 25% कितना होगा? 13,000। 13,000। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, बाय करने के कनेक्शन में कितने खर्चे हुए थे? है जी। भी नहीं। 4,500 ही खर्च हुआ था बाय करने के कनेक्शन में, जो खर्चा था, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। रिस्पॉन्स साथ साथ दिया करो। अब 4,500 के एक्सपेंस का भी 25% करो, कितना होता है? 1125। तो 14,125 का स्टॉक आ जाएगा हमारा। सर ये स्टॉक वैल्यूएशन वाला पॉइंट है। हाँ, ये स्टॉक वैल्यूएशन, और इस स्टॉक को ये आपस में डिवाइड कर लेंगे जैसे बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी है, नजर आ रही है कहीं? नहीं सर इक्वली लिखा हुआ है। है जी, मैं क्या इक्वली लिखा हुआ है। इक्वली लिखा है। तो 14,125 को इक्वली डिवाइड कर लो, बाय मी और बाय यू के नाम पे करना, इक्वल 7,062 रुपीज, या एक बंदे का 63 रुपीज। क्लियर है? या 50 पैसा भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, 62 रुपी 50 पैसा। अब एक कमीशन रह गई क्वेश्चन में, 5% कमीशन बोला था, तो बताओ तो जरूर, मी ने जो सेल की है उसकी कमीशन उसे कितनी मिलेगी? चेक करो, 35,000 का 5%। और यू को कितनी कमीशन मिलेगी?
उसकी सेल जो उसने की थी उसका 5%। क्लियर है? सर थॉमस को तो 175 सर। हाँ जी, बोलो। सर यहाँ पर ये लिखा है कि गुड rupees 52,000 were purchased and 50% were sold by me and 25 by you। तो सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो बाद में लिखा हुआ है, तो वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करेंगे। हाँ, करेंगे। सर पर फिर उस हिसाब से आंसर नहीं सही आ रहा। चेक कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 52,000 वर परचेज एंड 50% ऑफ द सेम सोल्ड 35,000 बाय मी, 4,500 स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये सेल से कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन है फिर इसे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं अज्यूम कर सकते हैं। मींस अगर ये मान के चलें कि ये ट्रांसपोर्टेशन हमने सेल से कनेक्शन में खर्च किया है तो फिर ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कंसिडर किए जाएंगे। फिर इस एक्सपेंस के बिना 13,000 का ही स्टॉक आए। बट अगर क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, लिखा जरूर बाद में है, सेल की बात के बाद जाके ये एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो उससे एक अजम्पशन ली जा सकती है कि ये सेल के बाद वाले एक्सपेंस है। एजम्पशन ही है ये, श्योर नहीं है। तो जो मैंने वर्किंग की है वहां मेरी अजम्पशन ये रही कि ये ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस हमने गुड्स को बाय करने के कनेक्शन में किए हैं, तो इस रीजन से मेरे स्टॉक वैल्यूएशन में वो खर्चे आ गए। क्लियर है? यस सर। अब आप कह रहे थे आंसर, कौन सा आंसर नहीं आ रहा? क्या प्रॉफिट भी नहीं आ रहा? यस सर प्रॉफिट ही नहीं बैठ रहा। प्रॉफिट 1125 एग्जैक्टली डिफरेंस रहा होगा फिर, क्योंकि सर नहीं, 1125 का। हाँ, अगर हम 13,000 का डिवाइड करके ले रहे हैं तो आ रहा है, फिर हाँ, मैं इससे समझ गया, मैं वही बोला कि 1125 का डिफरेंस आया होगा। तो मतलब इन्होंने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये जो हमारा स्टॉक है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस 1125 के नहीं काउंट होंगे। तो अगर मैं 13,000 को डिवाइड करूं इस पोजीशन पे तो मेरी जो फिगर्स हैं वो आएंगी 6,500 एंड 6,500। और इन फिगर्स के साथ जब हम वर्किंग करेंगे ये फिगर चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे आंसर्स में भी चेंज आ जाएगा। और यहाँ नोट क्या रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सेल्स के बाद गिवन है तो ये सेल से रिलेटेड है, इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं अज्यूम कर रहे हैं।